हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग न्यूमेरिकल नॉकआउट सेशंस कंडक्ट करवा रहे हैं और इस सेशन में अलग अलग एग्जामिनेशंस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में आए हुए बहुत सारे जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस हैं आज उसको हम लोग डील करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप कम समय में और बेहतर तरीक़ों से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये काफ़ी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट में पूछा जाता है। तो पॉसिबल टाइप्स ऑफ गैमीट फॉर्मेशन फ्रॉम जीनोटाइप ए बी बी सी सी डी डी ई वुड बी। तो देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ढूंढनी चाहिए जो है नंबर ऑफ़ हीट्रोजाइगोट्स। क्या ढूंढना होगा? सबसे पहले आप ढूंढें कि नंबर ऑफ हीट्रोजाइगोट्स। अब हीट्रोजाइगोट्स का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग देखें कि जैसे ये कैपिटल ए स्मॉल ए है तो ये होता है हीट्रोजाइगोट। वहीं अगर मैं कैपिटल ए बोलूँ तो ये हो गया होमोजाइगोट। ये क्या हो गया? ये हो गया होमोजाइगोट। ये क्या हो गया? ये हो गया हीट्रोजाइगोट। और ये क्या हो गया? ये अगेन हो गया आपका होमोजाइगोट। तो जब भी दोनों एलील सेम तरीके के होंगे तो हम उसको होमोजाइगोट बोलेंगे। जब एक एलील दूसरा और एक दूसरे तरीके का होगा तो उसको हम लोग हीट्रोजाइगोट बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये ढूंढना है कि नंबर ऑफ़ हीट्रोजाइगोट्स यहाँ पे कितने हैं। तो अगर हम लोग इसको चेक करें इस जीनोटाइप को, तो इस जीनोटाइप में आप देखें कि सबसे पहला ए के रेफरेंस में तो ये होमोजाइगोट है, क्योंकि ये दोनों एलील्स जो हैं वो ए कैपिटल ए हैं, दोनों एक ही टाइप के एलील्स हैं। वहीं अगर आप बी को देखें तो ये कैपिटल बी है, दोनों एक ही टाइप के एलील्स हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें सी के केस में, तो सी के केस में ये मेरा पहला हीट्रोजाइगोट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक सी कैपिटल है, दूसरा सी स्मॉल है, यानी कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो ये पहला हीट्रोजाइगोट हो गया। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है डी के लिए, कैपिटल डी स्मॉल डी, यानी कि दूसरा हीट्रोजाइगोट हो गया। और तीसरा जो देख सकते हैं आप, एक कैपिटल ई है और दूसरा स्मॉल ई है, यानी कि तीसरा भी हीट्रोजाइगोट यहाँ पे हो गया। तो अगर हमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ़ हीट्रोजाइगोट्स यहाँ पे कितने हैं, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ़ हीट्रोजाइगोट्स यहाँ पे कितने हो गए? हमारे यहाँ पे हो गए तीन। कौन कौन से हीट्रोजाइगोट्स हो गए? अगर हम लोग देखें तो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल ई स्मॉल ई, ये 3 हीट्रोजाइगोट्स हो गए। अब फॉर्मूला क्या होता है जब भी आपको निकालना हो कि नंबर ऑफ या फॉर्मेशन फ्रॉम पॉसिबल गैमीट्स कितने बनेंगे? फॉर्मूला फॉर गैमीट कैलकुलेशन, गैमीट कैलकुलेशन के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो ये फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर ऑफ n। अब यहाँ पे n क्या हो गया? n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हीट्रोजाइगोट्स, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हीट्रोजाइगोट्स। तो यहाँ पे हमारा क्या केस हो जाएगा? 2 टू द पावर, अब यहाँ पे क्योंकि 3 हीट्रोजाइगोट्स हैं तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 मेरा हो जाएगा आंसर। तो ये थर्ड जो है ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और कई बार रिपीट हुआ है, तो ये पहला हमारा क्वेश्चन था। आप धीमे धीमे करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मेंशन्ड है कि इफ़ पी फॉर पर्पल, या जस्ट अ मिनट मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ ताकि आप इसको और ढंग से देख सकें। तो अब उम्मीद है कि आप पूरी तरीके से इसको देख पा रहे होंगे। तो अगर देखें, इफ़ P इज़ फॉर पर्पल डोमिनेंट एंड स्मॉल p फॉर रेड रिसेसिव एंड कैपिटल L फॉर वाइड लीफ डोमिनेंट एंड स्मॉल l फॉर नैरो लीफ रिसेसिव, when a cross is made between capital P small p capital L small l and capital P small p capital L small l in 250 plants, 250 प्लांट्स में क्रॉस किया जाता है, नंबर ऑफ रेड प्लांट्स विद वाइड लीफ अप्रॉक्सीमेटली विल बी। रेड प्लांट्स विद वाइड लीफ के बारे में बताना है। तो अब यहाँ पे एक चीज़, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग समराइज़ करें
तो यहाँ पे क्या लिखा गया है अगर आप देखें तो कैपिटल P जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि कैपिटल P जो है वो पर्पल को बोल रहे हैं, पर्पल, और स्मॉल p जो है वो आपका रेड को बोल रहे हैं, रेड। और वहीं जो दूसरा कैपिटल L जो है वो ब्रॉड वाइड लीफ को बोल रहे हैं, कैपिटल L जो है वो वाइड लीफ को बोल रहे हैं, और स्मॉल l जो है वो नैरो लीफ को बोल रहे हैं। और इसमें ये पर्पल वाला ये डोमिनेंट है और ये वाला जो रेड वाला है ये रिसेसिव है, और इसी तरीके से ये वाइड लीफ वाला डोमिनेंट है और ये नैरो लीफ वाला रिसेसिव है। कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने क्रॉस क्या बोला है, अगर आप पीछे क्वेश्चन में देखें तो ये कह रहे हैं कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल L स्मॉल l और कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल L स्मॉल l को क्रॉस करिए और ये बताइए नंबर ऑफ रेड प्लांट्स विद वाइड लीफ कितने होंगे, रेड प्लांट्स विद वाइड लीफ। डाई हाइब्रिड क्रॉस करना है जिसमें कि कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल L स्मॉल l को फिर से आप इसी से सेल्फिंग कर दीजिए, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल L स्मॉल l ये सेल्फ कर दीजिए। और इसके बाद हमारा यहाँ पे आपको क्या पता करना है, इसमें हमें क्या चाहिए, वी वांट कि रेड प्लांट्स, नंबर ऑफ रेड प्लांट्स विद वाइड लीफ, रेड प्लांट्स विद वाइड लीव्स। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है, रेड प्लांट्स विद वाइड लीव्स के कितने होंगे ये। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को, तो ये बेसिकली जैसे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता है जनरली, जो मेंडल के क्रॉस में आप लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने कि 12 जो टॉल और ड्वार्फ एक कैरेक्टर लिया जाता है और राउंड और रिंकल्ड एक कैरेक्टर लिया जाता है, कुछ उसी तरीके का यहाँ पर भी है। तो अगर आपको याद हो, अगर आपने कभी मेंडल के क्रॉस को, डाई हाइब्रिड क्रॉस को अगर ठीक से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि पहला जो कैरेक्टर होता है उसमें वो दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, बोथ डोमिनेंट। यानी कि अगर हम लोग इस रेफरेंस में बात करें तो प्लांट कैसा होगा, पर्पल प्लस वाइड लीफ वाला होगा, पर्पल कलर का होगा और वाइड लीफ वाला होगा। तो एक तो ये कैटेगरी हो जाती है। दूसरी फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव, ये हो जाएगा। यानी कि पहला कैरेक्टर डोमिनेंट, दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव, ये होगा। तो पहला कैरेक्टर डोमिनेंट हुआ यानी कि पर्पल, और यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव हो गया यानी कि नैरो, ये हो जाता है। थर्ड कैटेगरी जो होती है वो होता है यहाँ पे कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो रिसेसिव होता है एंड सेकंड कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट होगा। तो ये कैसा हो गया, यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका, यहाँ पे पर्पल की जगह पे आप रेड लिख सकते हैं, रेड प्लस वाइड। तो रेड यहाँ पे रिसेसिव हो गया, वाइड यहाँ पे डोमिनेंट हो गया। और लास्ट जो कैटेगरी होती है दोनों ही रिसेसिव हो जाते हैं, फर्स्ट भी रिसेसिव हो जाएगा, सेकंड भी रिसेसिव हो जाएगा, दोनों ही रिसेसिव हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रेड और प्लस नैरो, रेड और नैरो हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें तो ये जो बोथ डोमिनेंट वाले होते हैं ये इनका नंबर होता है 9, ये जो फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव ये भी 3 और ये भी 3 होता है, क्योंकि इसमें से एक डोमिनेंट एक रिसेसिव दोनों ही कंडीशन में है। तो 9 3 3 और ये लास्ट वाला जो है ये हो जाएगा आपका 1। तो 9:3:3:1, इसी तरीके से हमें ये 9:3:3:1 मिल जाता है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये हमारे जो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आउट ऑफ 250 प्लांट्स रेड प्लांट विद वाइड लीफ कितनी होंगे, तो अगर आप देखें तो रेड प्लांट और वाइड लीफ वाले ये हैं। तो अगर हम टोटल प्लांट्स को काउंट करें तो 9 + 3 और 16 टोटल प्लांट्स हो जाएंगे। तो टोटल प्लांट्स की संख्या यहाँ पे कितनी हो जा रही है, टोटल प्लांट्स = 16। अब टोटल प्लांट्स अगर 16 हैं और उसमें से 3 जो हैं ये हमारे काम के हैं और 250 में से कितने होंगे बस ये निकालना है। तो 16 में से 3 हैं, 3 आउट ऑफ 16, तो 250 में से कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो 3
आउट ऑफ 16, 3/16 इंटू 250 अगर आप इसको कर देंगे तो ये मेरा आंसर निकल आएगा। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आप भी अपने एंड पे कैलकुलेट करिए, देखते हैं कितना आएगा। तो 250 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16 अगर आप करेंगे तो आएगा ये आंसर 46.875 लगभग अगर हम इसमें ऑप्शंस में देखें तो 40 अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहे हैं तो 46.875 हमारा आ रहा है, 46.875, तो दिस इज़ रफली इक्वल टू 50। तो ये करेक्ट आंसर मेरा जो हो जाएगा वो इसका हो जाएगा 50 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपने अच्छे से देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। यहाँ पे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करके समझाया है कि किस तरीके से ये एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन है, इफ़ प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इज सेल्फ पॉलिनेटेड वेयर द ए एंड बी आर नॉट लिंक्ड, यहाँ पे ए और बी लिंक्ड नहीं है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैपिटल ए कैपिटल बी जीनोटाइप विल बी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सबसे पहली चीज़ तो एक बात ये देखनी है कि यहाँ पे किस तरीके से इसको हम देखें। तो यहाँ पे एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप दिया हुआ है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ये मेरा जीनोटाइप दिया हुआ है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको ठीक से नज़र आ रहा हो। यस, तो एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप दिया हुआ है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसको सेल्फ पॉलिनेट करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि आपको इसी से क्रॉस कर देना है। अगर आप इसी से क्रॉस कर देंगे और ये भी दिया हुआ है कि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर नॉट लिंक्ड, लिंकेज नहीं है इनके बीच में, अब देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैपिटल ए कैपिटल बी जीनोटाइप विल बी। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आप प्रोबेबिलिटी से हल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। फिर चाहे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे ट्राई हाइब्रिड हो, चाहे टेट्रा हाइब्रिड हो, आराम से प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन वो सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको प्रोबेबिलिटी से किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए आप एक जो कैरेक्टर है, यानी कि एक जो सिंगल जीनोटाइप है उसको कंसिडर करके चलिए। तो फिलहाल हम ये पूरा कंसिडर ना करते हुए अभी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक हो गया कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए, और दूसरा हो गया कैपिटल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी। इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इससे हमें क्या चाहिए और इससे हमें क्या चाहिए, अगर आप इसको कंपेयर करें, ये हमें चाहिए था। तो कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए कुछ ऐसा करें कि हमें यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए मिल जाए, कैपिटल ए मिल जाए, और इस केस में भी हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि कैपिटल बी मिल जाए। तो अब सिंपल सी बात हो गई हमारे लिए कि कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अगर आप इन दोनों को क्रॉस करें। तो देखें, अगर हम देखें तो कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए अगर आप क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए और हो जाएगा स्मॉल ए। यही तो होता है। अब अगर हम देखें इसको तो इसमें हमें जो लाना था वो ये लाना था, कैपिटल ए लेके आना था। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4। अब सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें कैपिटल बी की, तो इसको लाना है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 1/4, क्योंकि ये भी यहाँ पर भी वही बात है। लेकिन चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी अगर आप करने जाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई यहाँ पे, अगेन यहाँ पर भी ये भी 1/4 हो गया। तो अगर आपने थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी कभी पढ़ी होगी तो प्रोबेबिलिटी में ये कहा जाता है कि अगर दोनों ही चीज़ें हमें चाहिए, दोनों चीज़ें मतलब ये भी कैपिटल ए हो और ये भी कैपिटल बी हो, दोनों चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, एंड रूल लगता है। कौन सा रूल लगेगा, एंड रूल। अब प्रोबेबिलिटी का एंड रूल क्या करता है, कहता है प्रोबेबिलिटी में जो एंड रूल है कहता है कि आपको दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़।
अब यहाँ पे बोथ लिखा हुआ है मैंने क्योंकि मेरे पास दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अगर इसी तरीके से मान लीजिए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता या टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस होता तो मेरे पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ होती। तो अगर हम यहाँ पे कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो वो कितनी थी 1/4, और कैपिटल बी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/4। तो अगर दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू 1/16। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दैट मीन्स अगर हम कैपिटल ए कैपिटल बी को सेल्फ करेंगे तो हमारा कैपिटल ए बी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1/16। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला, यानी कि 1/16। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ज़रा बढ़ते हैं, और ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें अगर गौर से, मैं इसको थोड़ा सा और साइड में करता हूँ ताकि आपको और कंप्लीट दिखने लग जाए। यस, तो अब मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा। तो अगर हम देखें, मेंडल ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी ऑब्जर्व्ड F2 रेशियो ऑफ 3:1। F2 रेशियो 3:1 दिखा था। ऑन सेल्फिंग राउंड सीड प्लांट्स वेयर 3 वर राउंड एंड 1 वॉज रिंकल्ड। इफ ऑल राउंड सीड प्लांट्स आर सेल्फ्ड to raise the F3 generation, then the observed ratio will be। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट ऑब्जर्व्ड F2 रेशियो ऑफ 3:1। तो उनको F2 रेशियो क्या मिला था, अगर हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करें तो जो F2 रेशियो था, F2 रेशियो 3:1 मिला था। ठीक है, और जिसमें कि ये 3 पौधे जो थे वो राउंड थे और ये वन वाला जो था वो रिंकल्ड था। ये बात तो हम लोग को पता है। और ये कौन सा रेशियो है, दिस इज़ द फिनोटिपिक रेशियो है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं 3:1, तो ये ठीक है। इफ़ ऑल राउंड सीड प्लांट्स, जितने भी राउंड सीड प्लांट्स थे यहाँ पे, ऑब्वियसली ये राउंड सीड प्लांट्स है। इफ़ ऑल द राउंड सीड प्लांट्स आर सेल्फ्ड कर दिया जाए इनको, टू रेज F3 जनरेशन, द ऑब्जर्व्ड रेशियो विल बी। अगर इससे हम F3 जनरेशन बनाएं, अब ऑब्वियसली F2 जनरेशन को एज पेरेंट्स लीजिए और F3 जनरेशन बना लीजिए। लेकिन बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ राउंड प्लांट्स को कंसिडर करना है, रिंकल प्लांट को कंसिडर करना ही नहीं। अब अगर राउंड प्लांट्स को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, इसका जीनोटाइप निकालें, क्योंकि ये तो 3:1 तो इसका फिनोटाइप है। अगर इसका जीनोटाइप निकालने की कोशिश करें तो आपको याद होगा कि F2 जनरेशन जो है वो बनती कैसे थी, F1 को क्रॉस करके। तो अगर हम लोग देखें कि F1 जनरेशन में क्या हो, सबसे पहले तो देखिए कि अगर हम लोग देखें कि राउंड और रिंकल्ड के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती थी। अगर आप मेंडल के क्रॉस को देखें तो कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर करते थे। तो यहाँ पे हमें F1 जनरेशन में क्या आ जाता था, F1 जनरेशन में हमारा आ जाता था कैपिटल आर स्मॉल आर। ये F1 जनरेशन की कहानी थी। लेकिन अगर F2 जनरेशन की बात करते थे तो हम लोग क्या करते थे, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, ये करते थे F2 जनरेशन लाने के लिए। तो F2 जनरेशन में क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, इस तरीके का बन जाता था। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि भाई ये जो 3 है ये आपके जो राउंड प्लांट्स होते थे, और ये जो है ये एक आपका ये रिंकल्ड प्लांट होता था, रिंकल्ड। तो कहने का ये मतलब है इसी 3:1 का रेशियो इन्होंने मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, ये 3:1 का रेशियो दिया हुआ है। अब मुझे इन्हीं प्लांट से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इनसे मतलब है, और बाकी जो रिंकल्ड वाला है उससे कोई मतलब नहीं। तो अब मैं अगर इसको कंसिडर करने की कोशिश करूं, सिर्फ राउंड प्लांट्स को मैं सेल्फ करना चाहता हूं, तो अब देखिए कैपिटल आर को अगर आप सेल्फ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ पे सारे के सारे पौधे जो मिलेंगे वो कैपिटल आर वाले ही मिलेंगे। तो कितने मिल जाएंगे, कैपिटल आर और कैपिटल आर, यानी कि ये 1 2 3 और 4। तो 4 यहाँ पे कैपिटल आर वाले मिल गए। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको सेल्फ करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर वाले को, तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जब आप इसको सेल्फ करेंगे तो ये आ जाएगा
कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, ये आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 3 प्लांट जो हैं वो राउंड हो गए और एक रिंकल्ड हो गया। सेम इसके साथ भी करेंगे तब भी यही रिपीट होगा। 3 प्लांट जो हैं वो राउंड होंगे, 3 राउंड और 1 रिंकल्ड, 3 राउंड और 1 रिंकल्ड। कुछ इस तरीके की बात हो रही है। अब हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हमें टोटल देख लेना है कि कितने मेरे राउंड हो रहे हैं और कितने रिंकल्ड हो रहे हैं, क्योंकि यही पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। F3 जनरेशन में टोटल रेशियो कितना होगा। तो अगर मैं राउंड प्लांट्स के बारे में बात करूं तो राउंड कितने हो जा रहे हैं, राउंड कितने हो जा रहे हैं, तो 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 4 3 7 और 3 ये भी हो गए, तो 10 हो गए। राउंड इज इक्वल्स टू 10। और हम अगर रिंकल्ड की बात करते हैं तो रिंकल्ड कितने हो जाएंगे। रिंकल्ड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक पौधा ये रिंकल्ड हो गया, दूसरा पौधा ये रिंकल्ड हो गया, तो 2 रिंकल्ड हो जाएंगे। तो अगर हम लोग टोटल मिला करके देखें तो रेशियो कितना हो जाएगा, 10:2। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए तो 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 ये हो जाएगा। अब टोटल मिला करके अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सम अगर हम लोग देखें तो इसका टोटल मिला करके सम हो जाएगा 6। कितना सम हो गया, इज इक्वल्स टू 6। अब अगर हम लोग रेशियो निकालने की कोशिश करें तो 5/6 क्या हो गया, 5/6 जो है वो राउंड वाले हैं और 1/6 वाले जो होंगे वो रिंकल्ड वाले हो गए, रिंकल्ड वाले हो गए। 5/6 राउंड और 1/6 रिंकल्ड, क्योंकि ये 5/6 ये हो गया और 1/6 ये हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो गया, 4th वाला मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो इसको ज़रा मैं इसको स्मॉल करता हूँ तो अब यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। तो देखें कि जीन्स A, B and C control 3 phenotypes which assort independently. A plant with genotype capital A small a, capital B small b, capital C small c is selved. What is the probability for progeny which show the dominant phenotype for at least one of the phenotypes controlled by genes A, B and C? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप 3 जीन्स को देख रहे हैं, जीन A, जीन B, जीन C। कितने जीन्स हो गए भाई, जीन A एक हो गया और जीन B दूसरा हो गया और जीन C तीसरा हो गया। प्लांट का जीनोटाइप क्या दिया हुआ है अगर आप देखें तो कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल c और कैपिटल C स्मॉल c, ये तीन दिए हुए हैं, यानी कि ये पूरा जीनोटाइप दिया हुआ है। What is the probability for progeny which show the dominant phenotype for at least one of the phenotypes? At least one phenotype के लिए dominant होना चाहिए, for at least one of the phenotype dominant होना चाहिए। अब जब भी at least करके पूछा जाए तो उससे बेहतर है कि आप ये निकाल लें कि क्या सभी के लिए रिसेसिव, यानी कि तीनों एलील्स के लिए या तीनों कैरेक्टर्स के लिए रिसेसिव कितने पौधे होंगे या क्या रेशियो होगा रिसेसिव होने का। अगर रिसेसिव होने का पता चल जाए तो आप 1 में से रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिए, तो एटलीस्ट वन कैरेक्टर का जो डोमिनेंट वाला जो प्रोबेबिलिटी है वो निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ पे हमको ये बस इतना पता करना है कि तीनों कैरेक्टर रिसेसिव किस प्रोबेबिलिटी पे होंगे, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है जिसमें तीनों कैरेक्टर्स मेरे रिसेसिव हो जाएं। अगर वो निकल आया उसको 1 में से माइनस कर दीजिए तो एटलीस्ट 1 डोमिनेंट तो निकल ही आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मेरे पास ये कैपिटल A स्मॉल a है, कैपिटल B स्मॉल b है, कैपिटल C स्मॉल c है, इस तरीके का ये है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें जो एकमात्र जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है यहाँ पे सिर्फ वो कि ऑल थ्री जो एलील्स हैं या ऑल 3 कैरेक्टर्स रिसेसिव कब होंगे, यही बस पता करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर आप बस एक को पता करें, देखिए कैपिटल A, ये फर्स्ट वाले को मैं ले रहा हूँ, जैसे भी पिछले एक क्वेश्चन में दिखाया था। कैपिटल A स्मॉल a इंटू कैपिटल A स्मॉल a जब आप करते हैं तो क्या आता है, कैपिटल A, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल A स्मॉल a, स्मॉल a स्मॉल a, ये कितना हो गया, ये आ गया मेरा 1/4 आ गया। अब अगर ये 1/4 आ गया है तो हमें बस यही करना है कि ये इसको एक्स्ट्रापोलेट करना है, यानी कि ये फर्स्ट
गैमीट के लिए या फर्स्ट कैरेक्टर के लिए 1/4 आ रहा है, दूसरे कैरेक्टर के लिए यानी कि अगर आप इसके लिए निकालने की कोशिश करोगे तब भी 1/4 आएगा। तो कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी अगर आप करेंगे तो ये भी सेम तरीके से लिख लीजिए, और स्मॉल बी आने का जो रेशियो होगा दैट विल बी 1/4। और उसी तरीके से कैपिटल सी इंटू कैपिटल सी जब आप करने जाओगे तो स्मॉल सी आने का रेशियो कितना हो जाएगा, अगेन इसका भी रेशियो 1/4 हो जाएगा। तो अगर हम पूछें प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करें कि स्मॉल बी स्मॉल सी एक साथ कब आएंगे, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब ये बनेगा, तो आप बस इन तीनों की प्रोबेबिलिटी एंड रूल लगाना है, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/64 हो गया। अब इस प्रोबेबिलिटी को, ये प्रोबेबिलिटी किसकी आई है, ऑल रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी आई हुई है। अब हमें एटलीस्ट वन डोमिनेंट निकालना है, तो एटलीस्ट वन डोमिनेंट निकालने के लिए एटलीस्ट वन डोमिनेंट अगर निकालना है तो आप क्या करें, 1 में से माइनस कर दीजिए 1/1 - 1/64, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 है, उसमें से 1/64 निकाल दीजिए तो एटलीस्ट वन डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हो गया 64, तो 64 - 1 = 63/64, ये हो गया मेरा आंसर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो 63/64 ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हमारी बात हो गई। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है मैंने आपको दिखाया। तो ये अगर आप इसको सॉल्यूशन देखना चाहें तो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हुआ जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं और कौन से टॉपिक्स ले सकता हूँ, या अभी जेनेटिक्स में मुझे और भी क्वेश्चंस कराने हैं, इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, तो मैं उनको कराने की कोशिश करूँगा ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ सके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।